Hello friends, welcome to Science Hub. So today I will discuss about the part 5 of chapter 2, acid, base and salts. If you have not seen last videos of this chapter, so please go in description box and watch their 4 parts, first, second, third or fourth parts. In the last video we discussed about 4 types of chemicals we prepare here. NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने बनाया, इसके अलावा बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा। तो छोटा सा जो टॉपिक आपका बाकी था, फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग पाउडर फ्रॉम बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर कैसे बना, और लास्ट जो था हमने वॉशिंग सोडा जो पढ़ा, उसका फॉर्मेशन जो हमने पढ़ा था उसको हम यहाँ पे दोबारा से प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो टॉपिक आपका बचेगा क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर, उसको हम देख लेंगे। बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन हमने देख लिया था। बेकिंग सोडा ये होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हम इसको बोलते हैं। तो इसका जो फॉर्मेशन लास्ट वाली वीडियो में हमने देखा, NaCl, फिर मैंने बताया था जैसे हाइड्रोजन है तो H2O जरूरी होगा, CO3 है तो CO2 एसेंशियल है। उसके अलावा एक और प्रोडक्ट इसके साथ बना था NH4Cl, एक सोल्ट है अमोनियम सोल्ट, अमोनियम क्लोराइड वो बना था। ठीक है, तो उसके लिए NH3 भी हमको रिएक्टेंट चाहिए होगा। तो ये 4 रिएक्टेंट से मिलकर हमने बेकिंग सोडा बनाया था। जो बेकिंग सोडा है उसके अंदर नेचुरल जो एसिड होते हैं, कोई प्राकृतिक जो एसिड है, उनको हम जब मिक्स करेंगे तो उनका फॉर्मेशन होगा सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड्स। तो ये जो बनेगा सोडियम सॉल्ट, यही बेकिंग पाउडर होगा। ठीक है, और यहाँ पे H2 और CO2 बाहर निकल जाएंगे। रिएक्शन की अगर बात करें तो ये एग्जाम्पल के तौर पे ये एक रिएक्शन देख लीजिए आप। ठीक है, इसके अंदर NaHCO3 जो कि बेकिंग सोडा है, इसकी जब रिएक्शन टार्ट्रिक एसिड किसके अंदर पाया जाता है, टामारिन के अंदर। इसके अलावा वो ऑक्जेलिक एसिड भी ले सकते हैं क्योंकि वो पाया जाता है टोमेटो के अंदर, वो भी एक प्रकार का नेचुरल एसिड है। उसके अलावा आप लिख सकते हैं सिट्रिक एसिड जो कि लेमन में पाया जाता है, तो वो भी एक टाइप का नेचुरल एसिड है। तो हमने यहाँ पे ले रखा है टार्ट्रिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है C4H6O6, इसका फॉर्मूला होता है। तो इसकी रिएक्शन करवाएंगे बेकिंग सोडा के साथ तो फॉर्मेशन हो जाएगा सोडियम टार्ट्रेट का, सोडियम टार्ट्रेट Na2C4H4O6, ये फॉर्मूला है सोडियम टार्ट्रेट का। ठीक है, अगर ये आपको याद रह जाए ये रिएक्शन तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अगर नहीं रहे तो आप ये ऊपर वाली जो प्रोसेस है, इसको आप इक्वेशन को आप याद रख सकते हैं, और यहाँ पर 2H2O निकल जाएगा, 2CO2 बेसिस फॉर्म में बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ तक हमने देख लिया, इसको भी आप एक बार नोट कर लीजिए। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, हम दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर देंगे। इसको ये आपने नोट कर लिया होगा। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है जिसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो वॉशिंग सोडा है उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ था, तो उसको एक बार देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ वॉशिंग सोडा, इसका फॉर्मेशन आपको देखना है, फॉर्मेशन ऑफ वॉशिंग सोडा। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला हमने देखा वो है Na2CO3। ये किससे बनने वाला था, इसका भी फॉर्मेशन हमने किया था NaHCO3 से। ठीक है, तो जब अपन ने हीट किया, इसको जब गर्म किया हमने, तो क्या बन गया था Na2CO3। सिंपल सी बात है, अगर 2 सोडियम के उधर बनेंगे, दो एटम्स हैं तो इधर भी 2 होने चाहिए। ठीक है, अभी बच क्या गया CO2, तो यहाँ से निकलेगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, और H2 यहाँ से निकल जाएगा, तो एक हो जाएगा CO2 प्लस H2O। अब देखते हैं बैलेंस करके, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन हो गए, ऑक्सीजन 3, 2 5 और 1 6, तो 6 ऑक्सीजन हो गए, कार्बन 2 है, 2 कार्बन हो गए, सोडियम भी हो गया। ठीक है, तो यही रिएक्शन थी वो। लेकिन वो क्या रहा था, जैसे कि ये जो है ये अभी प्योर वॉशिंग सोडा नहीं है। इसका जब क्रिस्टलाइजेशन करेंगे वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, मतलब होता क्या है कि जो वाटर मॉलिक्यूल है इसके साथ लिंक्ड हो जाते हैं, वो इसके साथ जुड़ते हैं, तब जाके वो प्योरली वॉशिंग सोडा बनता है, उसकी तरह वो बिहेव करेगा। तो जो ये है Na2CO3, इसको जब 10H2O के साथ डिजोल्व हम करेंगे, ठीक है, ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर को क्रिस्टलाइन फॉर्म में चेंज करना होता है। भी जो मॉलिक्यूल है, जैसे कि ये मॉलिक्यूल है सोडियम कार्बोनेट का, तो इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर। जो कोई भी मॉलिक्यूल है वाटर का, 1 2 चाहे कितने भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, उनको जो सब्सटेंस है, जैसे कि एक मॉलिक्यूल है सोडियम कार्बोनेट का, ठीक है, तो उसके साथ इसको इंटरलॉक कर देंगे हम। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि ये क्रिस्टल फॉर्म में आ जाएगा। और ये जो फॉर्मूला है
Na2CO3 इंटू 10H2O। ये जो मेनली फॉर्मूला होता है किसका, अपना वॉशिंग सोडे का। ठीक है, ये होता है अपना मेन वॉशिंग सोडा, ये आप याद रखिए। तो इसको भी एक बार आप नोट कर लीजिए। किसी चीज़ आपको वॉशिंग सोडे के प्रिपरेशन के लिए याद रखनी है। इसका फॉर्मेशन हमने पढ़ ही लिया, ठीक है। इसको कैसे फॉर्म करेंगे वो हमने देख लिया था, तो इनको आप नोट कर लीजिए। देखिए, इनके नाम तो आपको पता ही है, तो आप खुद से भी लिख सकते हैं। ये क्या है अपना, बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर नहीं है, ये है बेकिंग सोडा। इसके पहले वाले टॉपिक में बना सोडियम टार्ट्रेट, वो एक टाइप का बेकिंग पाउडर था, ठीक है। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। अब ये आपके जो केमिकल्स प्रिपरेशन है, इनके मेथड्स यहीं पे ख़त्म होते हैं। पहले तो हम देख लेते हैं जो सॉल्ट्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। सॉल्ट्स हैं, सॉल्ट्स के बारे में हमने पढ़ लिया था काफ़ी कुछ। उनके पीएच के बारे में हमने देखा, सॉल्ट्स की फॉर्मेशन कैसे होता है। सिंपल सी बात, एसिड प्लस बेस के जब रिएक्शन करवाएंगे हम तो न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस होगी और सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। तो सॉल्ट्स के बारे में और भी जानने की हमको ज़रूरत है नहीं, उससे अपना काम हो जाएगा। बस देख लेते हैं इसके 3 टाइप्स, ठीक है। तो ये होते हैं 3 टाइप्स के, ठीक है। 3 टाइप्स इसके हैं। पहला जो टाइप है न्यूट्रल सॉल्ट्स। न्यूट्रल सॉल्ट्स, इसके डेफिनेशन में भी आपको लिखवा दूंगा। वो सॉल्ट्स होते हैं कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब रिएक्शन करते हैं, या फिर वीक एसिड और वीक बेस जब रिएक्शन करते हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंट नहीं है, ठीक है। दोनों एक दूसरे से पावरफुल नहीं है, दोनों इक्वल मात्रा में पावरफुल है। तो दोनों की जो पीएच है, जैसे 14 अगर स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है तो 0 पॉइंट समथिंग कुछ जो पीएच है वो होगी स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड की। तो दोनों की जब रिएक्शन करवाएंगे तो पीएच बैलेंस हो जाएगी और 7 न्यूट्रल पीएच आ जाएगी। तो इसलिए न्यूट्रल सोर्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ रिएक्शन बिटवीन वीक एसिड एंड वीक बेस। तो एक तो ये हो गई, तो ये हो गया कि वीक एसिड और वीक बेस के बीच में जब रिएक्शन होगी तो वो न्यूट्रल सॉल्ट्स बनेंगे। इसके अलावा जो दूसरा है और, ठीक है, इसको आप याद रखें, और बिटवीन, ठीक है। मैं बिटवीन को ऐसे लिख दूंगा इस बार, तो आप याद रखना, ठीक है। वो शॉर्ट फॉर्म में नोट्स के रूप में अगर आप प्रिपेयर कर सकते हैं तो शॉर्ट्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो ये कहलाते हैं अपने न्यूट्रल सॉल्ट्स। तो ये जो डेफिनेशन है इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब शॉर्ट फॉर्म में हम देख लेते हैं यहाँ पे कि जो या तो वीक एसिड की रिएक्शन होगी वीक बेस के साथ तो न्यूट्रल सॉल्ट बनेंगे, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन जब होगी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ तो भी न्यूट्रल सॉल्ट्स ही बनेंगे। अब क्योंकि ये न्यूट्रल है तो इनकी पीएच जो वैल्यू है वो रहेगी 7, ठीक है। पीएच वैल्यू 7 उसी होती है जो न्यूट्रल होते हैं। इसके अलावा पीएच वैल्यू इनकी हो गई 7। इनके अगर कुछ एग्जांपल्स हम देखें तो वो है NaCl, Na2SO4 और KCl। अब इनका फॉर्मेशन अगर हम देखें तो NaCl का फॉर्मेशन हमने पढ़ा था। NaCl का जो फॉर्मेशन है वो हुआ था अपना NaOH, यानी ये एक बेस है। HCl के साथ जब इसकी रिएक्शन करवाई तो बन गया था NaCl प्लस H2O, यहाँ से बाहर निकल गया था, ठीक है। दूसरा जो Na2SO4, इसका फॉर्मेशन अगर हम करेंगे तो उसके लिए हमको चाहिए जब NaOH इसके 2 मॉलिक्यूल्स जब हम लेंगे, इसकी जब रिएक्शन करवाएंगे हम H2SO4 के साथ, H2SO4 ये भी एक टाइप का एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। ये हो गया अपना कास्टिक सोडा, मैंने इसका नाम बताया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये बेसिक है, हाईली पावरफुल बेस है। तो यहाँ पे बन जाएगा अपना Na2SO4 प्लस H2O, ठीक है। ये H2 यहाँ से निकल जाएगा, SO4 के साथ ही जुड़ जाएगा। और तीसरा जो KCl है, तो KOH जो बेस है, ठीक है, इसकी जब रिएक्शन HCl के साथ करवाते हैं तो ये बन जाएगा अपना KCl, एक टाइप का जैसे NaCl बना वैसे सोल्ट बन गया, और यहाँ से निकल जाएगा H2O। तो ये तीनों की फॉर्मेशन रिएक्शन भी हमने देख ली, तो इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। फिर हम 3 टाइप के जो सॉल्ट्स हैं, एक टाइप का हमने पढ़ लिया न्यूट्रल सॉल्ट,
pH 7 है, क्योंकि न्यूट्रल नाम से ही पता चल रहा है। न्यूट्रल कैसे होंगे, अब जैसे यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तो दोनों जो पावरफुल रहेंगे तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, यानी इक्वल टेंडेंसी है उनकी पावर की, ठीक है। तो कैपेसिटी जो है उनकी, ऐसा हम समझ सकते हैं इस चीज़ को याद रखने के लिए। या फिर अगर दोनों वीक होंगे तो भी कोई किसी को हरा नहीं पाएगा, और दोनों एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंट नहीं हो पाएंगे, या दोनों एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंट है तो भी वो जो सोल्ट बनेगा वो न्यूट्रल बनेगा। अब दो जो सॉल्ट्स हमको देखने हैं, एक एसिडिक सॉल्ट और एक बेसिक सॉल्ट, तो अभी आपको समझ में आ जाएगा, वो भी आसानी से मैं नोट कर लिया होगा। मैं इसको रब कर देता हूँ क्या, क्योंकि यहीं पे अपनी डेफिनेशन आराम से बन सकती है। तो अब हमको देखना है स्ट्रॉन्ग सॉल्ट्स कैसे बनते हैं, ओके। अब पढ़ने हैं हमको एसिडिक सॉल्ट्स। अब नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर एसिडिक सॉल्ट है, यानी कि वीक बेस हम यूज करेंगे और स्ट्रॉन्ग होगा अपना एसिड, ताकि स्ट्रॉन्ग एसिड होगा जब तो ये डोमिनेंट रहेगा वीक बेस के ऊपर, तो जब न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस होगी तो वो पूरी तरह नहीं हो पाएगी, है ना। क्या होगा कि कुछ जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो एसिड के आएंगे, जो सोल्ट बनेगा उसके अंदर तो वो एसिडिक सोल्ट होगा, ठीक है। क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ पे हम रिएक्शन के अंदर यूज कर रहे हैं, तो रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, देन द प्रोडक्ट इज फॉर्म कॉल्ड एसिडिक सॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, वीक एसिड, तो ये तो है ही नहीं, अब हमको तो सिर्फ लेना है ये नीचे वाले को हम देख लेते हैं, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। वीक बेस के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड की तो बन जाएगा एसिडिक सॉल्ट, ठीक है। एसिडिक सॉल्ट से बन गए, तो इनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसकी जो पीएच की अगर बात करें तो एसिड की जो पीएच है वो लेस देन 7 होती है, तो ये इसकी पीएच होगी, ठीक है। 0 से 7 के बीच इसकी कोई पीएच होगी। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो इसका एग्जाम्पल होगा NH4Cl। फॉर्मेशन इसका हमने देख लिया था जब हमने पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग सोडे का जब फॉर्मेशन हुआ था तो NH4Cl एक टाइप का जो सॉल्ट है, इसका भी फॉर्मेशन वहाँ पे हमने देखा था, ठीक है। तो आपको याद होगा लास्ट वाला रिएक्शन जब बेकिंग सोडा हमने बनाया, और उसके अंदर आपको याद हो NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3, ये जो रिएक्टेंट थे चार, इनकी मतलब इनके अंदर जो रिएक्शन हुई तो उससे बने थे NaHCO3, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे हम बेकिंग सोडा बोलते हैं, और ये बना था NH4Cl। इसको बोलते हैं अमोनियम सोल्ट भी इसको बोल सकते हैं, या अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। ये एक प्रकार का सॉल्ट है और ये एसिडिक सॉल्ट कहलाता है। तो ये आपको याद हो गए होंगे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम, इसको अब एक बार नोट कर लीजिए। इसका जो फॉर्मेशन है हम एक और तरीके से कर सकते हैं, वो भी आप देख लीजिए कि जब NH4OH इसकी रिएक्शन जब HCl के साथ करवाएंगे, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, जबकि NH4OH जो है वीक बेस है, ये है अपना वीक बेस, जबकि ये है अपना स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, NH4Cl प्लस H2O, ये जो बना ये है अपना एसिडिक सॉल्ट, ठीक है। ये अपना एसिडिक सॉल्ट, तो इसको भी आप एक बार नोट कर लीजिए। इसकी प्रिपरेशन की मेथड है, ठीक है। और बचा हुआ है थर्ड नंबर पे, उसमें है अपना बेसिक सॉल्ट्स। बेसिक सॉल्ट की अगर बात करें तो जैसे दो रिएक्शन जब दो डेफिनेशन हमने देखी न्यूट्रल सॉल्ट्स और एसिडिक सॉल्ट्स की, तो आपको समझ में आ गया होगा बेसिक सॉल्ट की सिंपल सी डेफिनेशन है रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग बेस विद एसिड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस की जब वीक एसिड्स के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो बेसिक सॉल्ट हमें ऑब्टेन हो जाएगा। वीक एसिड है उसके ऊपर जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो डोमिनेंट होगा, वो ज़्यादा पावरफुल होगा, तो वो अपने कैरेक्टरिस्टिक सॉल्ट के अंदर डाल देगा आसानी से, ठीक है। तो यहाँ के इसकी जो पीएच की अगर बात करें तो इसकी पीएच होगी अबव 7, ठीक है। 7 से ज़्यादा इसकी पीएच होगी, सिंपल सी बात है, इसीलिए बेसिक सॉल्ट होगा। इसका अगर एग्जाम्पल हम लें तो वो है अपना Na2CO3, एक टाइप का सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है, ठीक है। इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, हम अगर NaOH इसकी रिएक्शन, यानी कि ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया अपना, इसकी जब रिएक्शन हम करवा देते हैं H2CO3, ये है अपना कार्बोनिक एसिड,
या इसको हम बोल सकते हैं सोडियम कार्बोनेट है, वैसे हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको बोल सकते हैं, लेकिन इसका कॉमन नेम है कार्बोनिक एसिड, या इसको हम बोल सकते हैं ऑर्गेनिक एसिड भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, जिस भी सब्सटेंस यानी जिस भी मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन तीनों ही चीजें होंगी ओनली प्रेजेंट, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, तो ये ऑर्गेनिक मैटर होगा। ठीक है, ये ऑर्गेनिक मैटर होगा। ऑर्गेनिक आप जब हायर स्टडीज में पढ़ेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप देखेंगे तो उसके अंदर सिर्फ इन 3 चीजों के ऊपर पूरी केमिस्ट्री है वो। ठीक है, उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम बोलते हैं, हिंदी में कार्बनिक रसायन उसको बोला जाता है। स्ट्रॉन्ग एसिड है ये, वीक सॉरी ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक एसिड यहाँ पे हो गया। तो इसकी जब रिएक्शन करवाएंगे हम तो हमको क्या बनाना है, Na2CO3, यहाँ पे 2 Na है तो यहाँ पे हम 2 कर देते हैं Na। अभी क्या बचा हुआ है, 2 हाइड्रोजन बचे हुए हैं, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे बचे हुए हैं, और भी यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन बचे हुए हैं। एक बाई प्रोडक्ट के रूप में वो बनेगा वाटर मॉलिक्यूल। अगर इसको बैलेंसिंग करते हैं इसकी, तो बैलेंसिंग के लिए 2 सोडियम हो गए, ठीक है, एक कार्बन हो गया, CO3 हो चुका है अपना, जबकि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इसे 2 कर देता हूँ तो क्या रिएक्शन बैलेंस हो गई, अब इक्वेशन बैलेंस हो गई। 4 हाइड्रोजन है इधर, 2 और 2 4 हाइड्रोजन है, ठीक है, बैलेंस हो गई। आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। आपकी बुक का एक टॉपिक यहाँ पे आपको क्लियर कराया जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, उसको नेक्स्ट जो वीडियोस हैं, आने वाले जो वीडियोस हैं उनको देखते रहिए, उनमें आपको वो उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। बस आप बने रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहिए। अब नेक्स्ट जो लास्ट जो टॉपिक है चैप्टर का, इसका पार्ट 5 ये हो चुका है अपना, 5 पार्ट के अंदर ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट जो चैप्टर है अपना मेटल्स और नॉन मेटल्स, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफ़ी अच्छा चैप्टर होने वाला है। ठीक है, तो ये आपने नोट किया होगा। अब हम देख लेते हैं लास्ट जो टॉपिक है, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर। ठीक है, जो वाटर मॉलिक्यूल है वो कोई भी जो मॉलिक्यूल है, कोई भी सब्सटेंस है, उसके साथ अटैच होकर एक मॉलिक्यूल कैसे बना लेता है, ठीक है, कैसे उसका क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। जो टॉपिक है उसका नाम है द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो ये अपना नया टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। ये जो टॉपिक है इसके अंदर हमको देखना है कि होता क्या है कि कुछ जो सॉल्ट्स होते हैं वो अपने मॉलिक्यूल के साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स को अटैच कर लेते हैं। ठीक है, उसी को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हम बोलते हैं, यानी वाटर जो है उसके मॉलिक्यूल का क्रिस्टलाइज हो जाना। ठीक है, तो इसके अंदर आपके चैप्टर के अंदर 2 एग्जाम्पल्स इसके दिए हुए हैं। एक तो है POP का प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको हम बोलते हैं, और एक जो एग्जाम्पल है आपका कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। ठीक है, तो वो जो है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, और एक है अपना POP, उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। 2 एग्जांपल्स हैं जो सोल्ट्स होते हैं, तो उनको बोला जाता है, जो सोल्ट्स होते हैं जो वाटर मॉलिक्यूल को अटैच कर लेते हैं खुद के साथ, ठीक है, उसका क्रिस्टलाइजेशन कर देते हैं, तो उसको बोला जाता है हाइड्रेटेड सोल्ट्स। यानी वाटर है उसको हम हाइड्रो यानी हाइड्रा के नाम से जानते हैं साइंस की लैंग्वेज में, हाइड्रोजन, एक्वा। ठीक है, तो इसीलिए हाइड्रेटेड सोल्ट्स वो होते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे डेफिनेशन देख सकते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम एक डेफिनेशन पढ़ लेंगे हाइड्रेटेड सॉल्ट्स की। हाइड्रेटेड सॉल्ट्स ये क्या होते हैं, यहाँ पे हमको पढ़ना है ये क्या होते हैं कि दोज सॉल्ट्स कंटेन वाटर मॉलिक्यूल कुछ जो सॉल्ट्स होते हैं वो अपने पास वाटर मॉलिक्यूल को अटैच करके रखते हैं। ठीक है, दो सॉल्ट्स कंटेन वाटर मॉलिक्यूल्स आर नोन एज हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। तो ये कहलाते हैं अपने हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। ठीक है, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स ये कहलाते हैं। ठीक है, तो इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, साथ के साथ आप इसको नोट करते जाइए। और इसी के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल है, जो वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रेटेड सॉल्ट्स में प्रेजेंट होता है, वही कहलाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो उसकी भी डेफिनेशन हम यहाँ पे लिख देते हैं। दोज मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे आप लिखिए वाटर मॉलिक्यूल्स, दोज वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, प्रेजेंट इन हाइड्रेटेड salts
आर कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो ये दो जो डेफिनेशंस हैं इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं जो दोनों CuSO4 इंटू 5H2O, ये जो सॉल्यूशन है इसको हम बोलते हैं कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, इसका जो सॉल्यूशन है। और दूसरा जो है POP का फॉर्मेशन, वो हम देख लेते हैं। इसके बाद आपका चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाएगा। अब हम दोनों जो एग्जाम्पल्स हैं उनको देख लेते हैं। तो दो जो हमको एग्जाम्पल देखने हैं, वो एक तो है अपना, इधर हम देख लेते हैं CuSO4 इंटू 5H2O, ये है। और दूसरा जो है वो है अपना POP। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये बना देता है जिप्सम। दोनों को यहाँ पे हम देख लेते हैं। POP का मतलब है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, और इधर अगर बात करें, ये है अपना कॉपर सल्फेट पेंटा हाइड्रेट। ठीक है, तो ये इसका नाम है। यहाँ पे होता क्या है कि जब CuSO4 इंटू 5H2O जो है वो जब हम गर्म करेंगे तो बन जाएगा अपना CuSO4, जो वाटर मॉलिक्यूल है वो बाहर निकल जाएगा इसमें से। तो इसको हम बोलेंगे हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, हाइड्रेटेड यानी कि जलीय कॉपर सल्फेट इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट या हाइड्रस कॉपर सल्फेट इसको बोल सकते हैं। और ये हो गया अपना अनहाइड्रस, यानी इसके पास ये हो गया अनहाइड्रस। ठीक है, अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट का ये मॉलिक्यूल हो गया। तो ये भी आपको समझ में आया होगा, क्योंकि जो कॉपर सल्फेट है इसके पास 5 जो मॉलिक्यूल है ऑफ वाटर के वो प्रेजेंट होते हैं, तो वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसका हो जाता है। उसी प्रकार POP की अगर बात करें हम, तो जो POP है अपना जो है CaSO4 इंटू हाफ H2O, इसके साथ जब हम 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ H2O ऐड कर देंगे, ठीक है, यानी कि 1.5 और मॉलिक्यूल वाटर के 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऐड करेंगे, तो ये बना देगा यहाँ पे CaSO4 इंटू 2H2O। अब जैसे ही जो POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ जब 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर भी जुड़ जाता है तो ये बन जाता है अपना जिप्सम। तो ये जो चेंजेस आते हैं सिर्फ और सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से, कि एक जो सब्सटेंस है अपना POP वो चेंज हो गया जिप्सम के अंदर। ठीक है, दोनों के अलग काम है, दोनों अलग अलग जगह यूज करते हैं। जैसे POP तो हम होम डेकोरेशन के अंदर, इसके अलावा जो मूर्तियां वगैरह बनाते हैं उनके अंदर हम इसका यूज करते हैं। और कहीं ना कहीं जो दीवारें होती है उनके ऊपर जब पेंट करते हैं उससे पहले POP का हम यूज करते हैं, ताकि एक शाइनिंग और जो सॉफ्टनेस उनके पास आ जाए। और जिप्सम जो है इसके भी अलग अलग यूजेस हैं, कहीं अदर रिएक्शंस में, कहीं और इंडस्ट्रीज के अंदर। तो ये दोनों चीज़ें आप देख सकते हैं। मेन चीज़ जो सोचने वाली है कि अगर किसी भी सब्सटेंस के पास अगर वाटर प्रेजेंट है, यानी वाटर मॉलिक्यूल, यानी किसी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है कोई भी सब्सटेंस का, तो ऐसा नहीं है कि वो जरूरी नहीं है कि वो वेट हो, जरूरी नहीं हो कि गीले हों, वो ड्राई भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इनका जो एक और नाम है, अगर वो आप लिखना चाहें तो इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट। ठीक है, ये अपना कैल्शियम सल्फेट और इसके पास 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, सॉरी 2 वाटर के मॉलिक्यूल है, तो डाई हाइड्रेट इसको हम बोल सकते हैं। और अगर इसकी बात करें तो जैसे जो पूरा गोला होता है उसको हम स्फीयर बोलते हैं, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा स्फीयर। उसी प्रकार जो हाफ गोला होता है, ठीक है, आधा, उसको हम बोलते हैं हेमीस्फीयर। तो उसी प्रकार इसको बोलेंगे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसको बोलेंगे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो इसका भी आप नाम नोट कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। चैप्टर 2 आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब चैप्टर 3 जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है उसको हम डिटेल्स उसकी भी स्टडी करेंगे।
अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही है तो साथ के साथ आप इनको नोट डाउन करते रहिए, नोट्स इनके प्रिपेयर करते रहिए ऐसे के ऐसे ही। उसके अलावा आप आपकी एनसीईआरटी बुक से कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन में आपको दिक्कत है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो उसको भी हम जो नेक्स्ट आने वाली जो वीडियोस है आप देखते रहिए, उनमें आपको उसका आंसर मिल जाएगा। अगर जो मैटर है आपको पसंद आ रहा है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, आप शेयर करिए और भी बच्चों को सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।